नमस्कार, वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज आप बात करेंगे फंक्शनल मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो हमारे पास है। फंक्शनल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर सिक्योरिटी एनालिसिस जो होता है, उस सिक्योरिटी एनालिसिस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है, वो चीज डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटी कंपोनेंट्स के अंदर कि व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट सिक्योरिटी एनालिसिस प्रोसेस इज इवैल्यूएटिंग द असेसिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको समझने के लिए होता है। ओके, एंड विच इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट के, जहाँ पे वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। सो हमारा जो प्राइमरी गोल होता है सिक्योरिटी एनालिसिस का, फर्स्ट वो डिटरमाइन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। आप जो भी शेयर्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू दिखी जाती है, जिससे उसी ट्रू वर्थ पता चल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स, मार्केट कंडीशन एंड अदर रिलेवेंट फैक्टर्स। सो ये जो एनालिसिस होता है वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि कब आपको बाय करना है, उसको सेल करना है, कब उसको होल्ड करना है। ओके, सो ये जो होता है उसके अंदर हम बात करेंगे, जो देखा है हमने, ये बाइंग, सेलिंग और होल्डिंग जो हमारा है वो किस बिहाफ पे होता है। तो इसमें दो मेन टाइप होती है। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? तो उसमें होता है एग्जामिनिंग द अंडरलाइंग द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी उसकी जो फॉर्म की जो वैल्यू होती है उसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। वो इंट्रिंसिक वैल्यू डिसाइड करने में आपको हेल्प करेगा। उससे एनालाइज करेंगे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, कि जैसे कि बैलेंस शीट कैसी है, इनकम स्टेटमेंट कैसा है, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा है। ओके, और उससे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पता चलेगी कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। यानी कंपनी बीमार है, यानी लॉस मेकिंग फॉर्म है, या फिर प्रॉफिट मेकिंग फॉर्म है, ह्यूज प्रॉफिट कर रही है, पिछले साल से उसे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया है, तो फाइनेंशियल हेल्थ उसकी अच्छी है, ऐसा कह सकते हैं। ओके, उसका प्रॉफिटेबिलिटी देखा जाएगा कि भाई उसका ग्रोथ कितना है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, यानी पिछले सालों के अंदर कंपनी की जो प्रॉफिट रेशियो है वो प्रॉफिट रेशियो कॉन्स्टेंटली बढ़ा है या फिर प्रॉफिट रेशियो कॉन्स्टेंटली कम हुआ है। तो ये ग्राफ से इंडिकेट किया जाता है, वो भी आप देख सकते हो और डेटा भी आप देख सकते हो। सो ये फंडामेंटल एनालिसिस होता है। उसमें क्वालिटेटिव फैक्टर्स देखे जाते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री ट्रेंड, पूरी इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। जैसे कि हम बात करें कि बैंकिंग सेक्टर होता है, तो ये बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है। ओके, अगर पूरा बैंकिंग सेक्टर इंक्रीज कर रहा है और हम जो कंपनी के बारे में सोच रहे हैं वो कंपनी भी ग्रोथ कर रहा है, तो ये दोनों के ग्रोथ परसेंटेज चेक किए जाएंगे। सारी कंपनी ऑन एन एवरेज अगर 10% प्रॉफिट कर रही है, ओके, और हमारी कंपनी 8% प्रॉफिट कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्रोथ परसेंटेज कंपैरेटिवली अच्छा है, लेकिन नॉट सेटिस्फैक्टरी। ओके, आप अच्छा कह सकते हो लेकिन इन्वेस्टेबल नहीं कह सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत पूरी इंडस्ट्री से कम जा रहा है। ओके, लेकिन अगर ये 18% होता है और पूरा बैंकिंग सेक्टर 10% ऑन एन एवरेज अर्न करता है, तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बाय कर सकते हो। ओके, सो दिख रहा था कॉम्पिटिटिव पोजीशंस मार्केट में। जो बैंकिंग कंपनी की बात करें, हम इलस्ट्रेशन ले रहे हैं बैंकिंग कंपनी का, तो कौन कौन सी आपके पास अब उसके अपोजेंट्स कौन हैं। ओके, देखिए एसबीआई है या बैंक ऑफ बड़ौदा है या आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, तो ये अपोजेंट्स है, उसकी कंपैरिजन में इसका परफॉर्मेंस कैसा है वो देखना होता है। उसे देखता है मैनेजमेंट क्वालिटी, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, जो हमारी कंपनी है वो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, उसका मैनेजमेंट कैसा चल रहा है। ओके, लास्ट ईयर्स में कोई इश्यूज वगैरह थे या नहीं। ओके, एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स ये सारे दिखे जाते हैं। तो गोल डिटरमाइन द वेदर द सिक्योरिटीज आर ओवर वैल्यू, सिक्योरिटी की वैल्यू ज़्यादा है, अंडर वैल्यूड कम है। ओके, उसकी फैमिली वैल्यू रिलेटिवली टू द इंट्रिंसिक वर्थ, वो भी देखा, फेयर वैल्यू, सॉरी नॉट फैमिली वैल्यू, इट्स एन फेयर वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू जो होती है उससे वो फेयरली बताया गया है, नहीं बताया गया है। ये होता है फंडामेंटल। दूसरा होता है टेक्निकल। टेक्निकल डेटा कैसे दिखा जाता है? दिस फोकस ऑन स्टडिंग ऑफ पास्ट मार्केट डेटा। ओके, प्राइस, उसकी प्रिलिमिनरी प्राइस है, वॉल्यूम मूवमेंट है, यानी उसमें नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स कैसे देखे जाते हैं। ओके, और उसका फ्यूचर प्रेडिक्शन प्राइस क्या है। ओके, आइडेंटिफाई द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, कहाँ पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यानी कब अगर ग्रोथ में भी अगर तो 10% डाउन जाता है कोई दिन या कोई मंथ में, तो वो आपका लिए आपका बाइंग सिग्नल बताता है, वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस देखी जाती है, यूज ऑफ वेरियस टूल्स, अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती है, जैसे कि चार्ट्स यूज किए जाते हैं, ट्रेंड लाइन देखी जाती है, उसका मूविंग एवरेज देखा जाता है। ओके, ये सारे जो एनालिसिस होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर दिखा जाता है।
उसकी प्राइस में हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट कंटेन द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, उसमें जो है सबसे ज़्यादा इसकी हिस्टोरिकल प्राइस, यानी कि 2010 में अगर उसका प्राइस था तो कितना था, 2015 में बढ़कर कितना हो गया, 2020 में क्या ग्रोथ रेट मिला, तो 2025 का आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। ओके, सो ये जो होता है ये होता है उसका ट्रेंड लाइन, उसकी हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट। ओके, एंड दैट कैन हेल्प टू बी प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट एंड टाइमली बाय ऑफ सेलिंग डिसीजंस, उसको बाय करना है, होल्ड करना है या फिर सेल करना है, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद बोथ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा एक अकेला टेक्निकल रोल आप देखोगे या अकेला फंडामेंटल रोल देखोगे वो सही नहीं होता, दोनों का इंपॉर्टेंस है। ओके, एंड द इन्वेस्टर्स मे यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस अप्रोचेस, दोनों का यूज करना चाहिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए। साथ में बताया गया एडिशनल सिक्योरिटी एनालिसिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस अदर फैक्टर्स, जैसे कि मार्केट कंडीशन क्या है, अगर पूरा मार्केट क्रैश हो रहा है तो हमारे शेयर की प्राइस कम होगी। ओके, ऑफ कोर्स कम होगी, बढ़ेगी नहीं। ओके, बढ़ रही है तो वो गुड इंडिकेटर है, लेकिन अगर पूरा मार्केट 15-20% से डाउन चल रहा है, ओके, तो हमारे शेयर की प्राइस अगर वो 2-5% कम हुआ है, 2 या 5%, इसका ये भी गुड इंडिकेटर है। ओके, कि पूरा मार्केट बहुत ही बड़ा क्रश हो रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर हमारा मार्केट तो है, जो हमारी कंपनी के प्राइसेस है वो 2 या 5% से डिक्रीज चल रहा है, यानी ये गुड इंडिकेटर्स है। ओके, तो उसके देखा जाए मार्केट प्रेफरेंस, इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस, लोग क्या प्रेफर करते हैं, हम अकेले नहीं हैं, मार्केट में और कितने बायर्स हैं या फिर और मार्केट में सेलर्स कितने हैं वो भी देखा जाएगा। रिस्क टॉलरेंस, आप कितना रिस्क ले सकते हो और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है आप शॉर्ट टर्म अर्न करना चाहते हो या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हो। ओके, लॉन्ग टर्म यानी दैट इज मोर देन 1 ईयर, यानी 2 से 5 साल की बात चल रही है, तो आप उसके हिसाब से करना चाहते हो या फिर आप तो विद इन 1 वीक या फिर 1 मंथ के अंदर ही आपको इसको निकाल के प्रॉफिट अर्न कर लेना है। तो आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो भी देखा रहता है। एंड द सिक्योरिटी एनालिसिस करना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स मेक द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड पोटेंशियलिटी टू अचीव देयर फाइनेंशियल गोल। ओके, ये दो चीज होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसकी बात होता है उसकी कंपोनेंट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है। तो पहले तो सिक्योरिटी मार्केट क्या है। द सिक्योरिटी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज अ फाइनेंशियल मार्केट, आप उसे कैपिटल मार्केट भी कह सकते हो। इस एक ऐसी मार्केट प्लेस है वहां पे वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, जैसे कि स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, कमोडिटीज है, करेंसीज है, जैसे कि इंडियन करेंसी है, बिटकॉइंस है, वगैरह वगैरह। एंड द डेरिवेटिव्स हो सकता है जहां पे आप उसको बाय या सेल कर सकते हो, वो सिक्योरिटी मार्केट होता है। इट सर्व्स अ प्लेटफॉर्म, ये हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है इन्वेस्टर्स के लिए या बिजनेसमैन के लिए या फिर गवर्नमेंट के लिए, टू and other entities to raise their capital, manage risk and allocate the resources efficiently. Sorry. तो आप अपना ये सिक्योरिटी मार्केट आपको चांस देती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां से आप क्या कर सकते हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपना मैनेज यानी रिस्क मैनेज करके आप अपना रिसोर्सेज एलोकेट एफिशिएंटली कर सकते हो। नाउ द की कंपोनेंट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट होता है प्राइमरी मार्केट। सो वेदर द न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज आर बाय एंड सोल्ड विद द फर्स्ट टाइम, यानी मार्केट में नई कंपनी आई है और आप फर्स्ट टाइम उसका मार्केट में अगर आप शेयर्स खरीदो, जो प्राइमरी मार्केट हो जाएगा। कंपनीज एंड गवर्नमेंट रेज कैपिटल बाय इशूइंग स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स टू द इन्वेस्टर्स। ओके, जिससे आपने एक वर्ड सुना होगा आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, सो यहाँ पे मेंशन किया है दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कंपनी पहली बार मार्केट में से पैसा उठा रही है। ओके, तो ये होता है जब प्राइमरी मार्केट थ्रू द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या बॉन्ड्स ऑफरिंग, गवर्नमेंट ने नए बॉन्ड्स निकाले हैं, आरबीआई बॉन्ड्स जैसे कहते हैं। ओके, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, ये प्राइमरी मार्केट फैसिलिटी डायरेक्ट कैपिटल रेजिंग टू एनेबल एंटिटीज टू फाइनेंस इन्वेस्टर्स एंड प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट्स में डायरेक्टली हमारा पैसा लगाती है। दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, दैट इज वेयर द प्रीवियसली इश्यूड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड अमंग द इन्वेस्टर्स, यानी जो आप शेयर मार्केट में से खरीदे हो, जैसे कि आज की डेट के अंदर आप टाटा के कोई शेयर्स परचेस करे हो, जैसे कि बात करें टाटा स्टील। ओके, तो टाटा स्टील तो बहुत सालों पहले शुरू हो गई थी इन 1919 में। ओके, 1907 आई थिंक। सो 1907 में ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी। अब आज की डेट में आप उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाती है, उसका प्रॉफिट पोर्शन देखा रहता है। अगर ये सब सही है तो आज की डेट में अगर आप टाटा स्टील के शेयर्स परचेस करते हो तो सेकेंडरी मार्केट हो जाएगा।
ओके, उसमें आपको लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर्स बाय अलाउइंग देम टू ट्रेड एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आफ्टर इनिशियल इंश्योरेंस। ओके, सेकेंडरी मार्केट इंक्लूड करने के लिए हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज है। आप कहाँ से खरीदोगे? टाटा स्टील को डायरेक्टली मैसेज करोगे मुझे आपके शेयर्स चाहिए? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसकी प्राइस खरीदनी पड़ेगी। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नास्टेक हो गया। ओके, सो वहाँ पे आप ट्रेड परचेज कर सकते हैं। नास्टेक इज इंडियन शेयर मार्केट को जिसे कहते हैं, जिसे हम सेंसेक्स भी कह सकते हैं, और उसका जो फुल वर्जन होता है यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे उसे नास्टेक कहते हैं। Okay, as well as over the counter, that is OTC market trading bonds या currencies या derivatives आप परचेस कर सकते हो। थर्ड होता है स्टॉक मार्केट। ओके, स्टॉक मार्केट क्या होता है? तो कि ये सिक्योरिटी मार्केट वेयर द शेयर्स आर पब्लिकली ट्रेडेड इन द कंपनीज एंड बॉट एंड सोल्ड। एक होता है स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनीज रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड कंपनीज होती है। ऐसी कंपनी के अंदर आप उसके शेयर्स ट्रेड करना चाहते हो तो ऐसी यहाँ से आप स्टॉक मार्केट से कर सकते हो। यहाँ से परचेज कर सकते हो आप उसकी ओनरशिप ऑफ द स्टेक इन द कंपनीज एंड बाइंग द शेयर्स। ओके, एंड स्टॉक मार्केटर्स प्रोवाइड द वेन्यू फॉर द कंपनीज टू रेज द इक्विटी कैपिटल एंड फॉर इन्वेस्टर्स, यानी इन्वेस्टर्स को भी उनका पैसा भी सेव जगह जाता है और कंपनी को अपना कैपिटल रेज करने में भी मिल जाता है फंड्स। सो ये ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है, बिजनेस एंड पार्टिसिपेंट इन द ग्रोथ। दूसरा होता है बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट क्या होता है? सो इट्स वेयर द बॉन्ड मार्केट वेयर द डैप सिक्योरिटीज, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हो गया, ये उनकी सबके ऊपर ट्रेड किए जाते हैं। ओके, बॉन्ड जो होते हैं वो गवर्नमेंट नॉर्मली यूज करते हैं, नॉर्मली गवर्नमेंट ये बॉन्ड्स इश्यू करते हैं। ओके, और ये एक तरह का क्या होता है? रिप्रेजेंट्स अ लोन मेड बाय इन्वेस्टर्स टू इश्यूअर हु प्रॉमिस टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। यानी आपने गवर्नमेंट को, आपके पास 1 लाख रुपए था, आपने 1 लाख के बॉन्ड खरीदिए, ये आपने 1 लाख रुपए आरबीआई को दे दिया। तो आरबीआई ने ये पैसा 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए रख लिया और आज आपको उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट देने का वादा कर दिया। ओके, जो कि एक साल के बाद आपका 1,60,000 रुपए समथिंग 1.6 लैक्स आपको वापस दे देंगी। तो ये बॉन्ड होता है। ओके, सो इट्स रिप्रेजेंट द लोन मेड बाय इन्वेस्टर्स टू प्रॉमिस टू रीपे द प्रिंसिपल, आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट और अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट आपको वापस कर दिया जाएगा। ओके, द बॉन्ड्स मार्केट इज एनेबल्स द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट चलाती है, और कॉर्पोरेट्स रेज द फंड्स बाय इशूइंग डैप सिक्योरिटीज एंड प्रोवाइड द फिक्स इनकम इन्वेस्टर्स। इसमें कोई रिस्क नहीं देता। ओके, सो ये फिक्स इनकम इन्वेस्टर्स के लिए कि भी नहीं, मुझे विदाउट रिस्क, अगर आपका मेरा 1 लाख रुपए है उसको मुझे 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा करना है तो ये आपका फिक्स इनकम के लिए हो जाएगा। ओके, और स्टेडी इनकम इसमें के अंदर आपको मिल जाती है। दूसरा होता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटीज जैसे कि यहाँ बताया गया कि भी गोल्ड है, ऑयल है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है और प्रीशियस मेटल्स है, इसका बाइंग सेलिंग कर सकते हो। ओके, वो एक्चुअल फॉर्म में नहीं बाई सेल होता है इसके अंदर आपको ऑन पेपर आपको बाइंग होता है। सो कमोडिटीज मार्केट फैसिलिटेट द ट्रेडिंग ऑन द फिजिकल गुड्स एज वेल एज द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन कमोडिटीज प्राइस। ओके, कि जैसे कि आज गोल्ड की प्राइस हमारे पास अगर 2024 के अंदर अगर हमारे पास गोल्ड की प्राइस देखी जाए तो वो गोल्ड की प्राइस करीबन 85,000 था। ओके, आपने इस बेस के ऊपर आपने बाय कर लिया और 2005 के अंदर जब उसकी कीमत 2027 बताते कि 2027 में अराउंड 1,10,000 हो गया अराउंड। ओके, एक एजम्पशंस करते हैं तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं, तो आप बाइंग कर सकते हो 2024 में, और अब चाहे तो 2027 में उसको आप सेल भी कर सकते हो। आपको लगता है कि 2030 के अंदर वो करीबन 1.5 लाख से ऊपर चला जाएगा तो आप उसको होल्ड भी कर सकते हो। ये कमोडिटी मार्केट होता है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना होता है। सो इट्स अ मैकेनिज्म होती है फॉर द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर्स टू हेज द अगेंस्ट द प्राइस फ्लक्चुएशंस। आप उसको हेज कर सकते हो एंड मैनेज द रिस्क एसोसिएटेड कमोडिटीज ऑफ प्राइसेस। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है कि हम फॉरेन करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज फॉरेक्स जिसे कहते हैं, इज वेयर एज द करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। यानी आप डॉलर या पाउंड या बिटकॉइंस या फिर इथेरियम जो अलग अलग है मार्केट में, वो करेंसीज के अंदर आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो। एंड इट्स द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबली। ये ग्लोबली होता है एंड ये 24 आवर्स अ डे। ओके, ये आप पूरा दिन आप उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो 5 डेज अ वीक। हाँ, सैटरडे संडे इसके अंदर छुट्टी होती है तो आप 5 डेज अ वीक यहाँ पे काम कर सकते हो। फॉरेक्स मार्केट आपको बिजनेस
एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड में आपको हेल्प करेगा। ओके, यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट्स, एक्सचेंज करेंसीज, ओके, एंड द मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। ये होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। उसके बाद होता है ओवरऑल सिक्योरिटीज मार्केट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द ग्लोबल इकोनॉमी। ओके, सो बाय फैसिलिटेटिंग दिस कैपिटल फॉर्मेशन, यानी आपकी सेविंग को जो होती है, जो आप नॉर्मली आपके आपके बैंक अकाउंट में पड़ी रहती है, वो सेविंग को ये क्या करा कर देता है, सॉरी, ये आपको कैपिटल मार्केट में डाल देता है। और इसमें कैपिटल मार्केट के अंदर जाते ही वो किसी कंपनी के अंदर वो एज अ कैपिटल यूज हो जाता है, जो कि प्रोडक्शन में आगे फर्दर यूज होगा। ओके, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है कि आपका सेविंग से सीधा कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। रिस्क मैनेजमेंट देखा जाता है कि हाँ, हर एक बार जरूरी नहीं है कि हर एक कंपनी ग्रोथ ही करेगी, है ना। उसके मार्केट में अगर ओपोनेंट्स हो गए, मार्केट में ओपोनेंट ज़्यादा हो गए, वो अच्छी टेक्नोलॉजी देने गए, तो कंपनी का वैल्यू कम भी हो जाता है। तो रिस्क रहता है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आप कब तक वेट कर सकते हो, कितना लॉस बैरिंग कैपेसिटी आपके अंदर है। और एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सारा पैसा आपने इक्विटी में डाल दिया, वो भी गलत है। ओके, सारा पैसा आपने डैप्स में डाल दिया, तो वो भी गलत है। ओके, सो आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। ओके, इट्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये बहुत बड़ी रेंज है, उसके अंदर आप कर सकते हो। सो ये था हमारा कैपिटल मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे।